नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में जो वीडियोस देखते आ रहे हैं उनमें पहले हमने आर्टिकल 12 तक देख लिए हैं और आर्टिकल 12 में हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, स्टेट के किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, अदर्स अथॉरिटी के बारे में पढ़ा और 12 to 35 जो हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और उसके आगे हम देखेंगे अब आर्टिकल 13 जो कि बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले या उसके बाद जो भी हमारे लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को हमारे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे हम किस तरह से उस लॉ से हम निपटेंगे, किस तरह से उस लॉ को हम नल एंड वॉइड करेंगे, वो बात करता है आर्टिकल 13। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के बारे में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो कि बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या हैं कि जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, उससे पहले के जो भी लॉज हैं, जैसे मान लीजिए कि 80-60 में जो हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था, लॉर्ड मैक्लोई ने ड्राफ्ट किया था, उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन या कोई भी ऐसा पार्ट जो कि अगर किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस तरह के लॉज को हम कैसे देखेंगे, उस लॉज को हम क्या करेंगे, उन सेक्शंस को हम क्या करेंगे, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दो डॉक्ट्रिन्स दी हुई हैं, जिसमें से पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी और दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया हुआ है, उसका कोई भी पार्ट या कोई भी एक सेक्शन अगर किसी भी प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसे हम सेपरेट करेंगे, उसे हम टू सेपरेट, उसे हम अलग कर देंगे उस लॉ से और उसे डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड। ये कहता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें एक केस आया हुआ था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस था। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है 1950 का, उसे चैलेंज किया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। इसका सेक्शन 14 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। सेक्शन 14 क्या कह रहा था कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी गुड फेथ में कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रोसिक्यूशन, किसी भी प्रकार का सूट, किसी भी प्रकार का हम उस पर केस नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्शन 14 है उसे हम नल एंड वॉइड करते हैं, उसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं इस एक्ट में, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उस सेक्शन में वो सही हैं और उसे हम वैलिड डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है, जैसे कि हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, तो उसके सामने क्या होता है कि चंद्रमा के सामने या सूर्य के सामने कोई एक ग्रह आ जाता है जो कि उसे पूरी तरह से ओवरशैडो कर लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ से हट भी जाता है, तो उसे हम कहते हैं इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो कि बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ होगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से अगर वायलेट कर रहा होगा, फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी भी तरह से उसे हानि पहुंचा रहा होगा, तो उस लॉ को हम ओवरशैडो कर देंगे तब तक के लिए जब तक कि कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है और उसे किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया नहीं जाता है कि इस तरह से वो आ जाए कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे, या उसे कुछ देर के लिए इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। जितने समय के लिए नहीं आता है अमेंडमेंट, उतने देर के लिए वो इनऑपरेटिव इन नेचर रहता है, और बाद में जब अमेंडमेंट आता है तो वो ऑपरेटिव इन नेचर हो जाता है। तो इसमें एक केस आया हुआ था विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1955 का केस है। इस केस में ये हुआ था कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 1939 का है उसे अमेंड किया गया था सीपी एंड बरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 से,
जो कि पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये वायलेट कर रहा था हमारे 19(1)G, आर्टिकल 19(1)G जो है, जो कि बात करता है कि कोई भी पर्सन कहीं भी जाके इंडिया में ट्रेड कर सकता है, उसका पूरी तरह से वायलेशन कर रहा था। वायलेशन करने के बाद ये पूरी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। तो इसे फिर से हम कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए क्या करना था, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, इसमें क्या किया गया कि 19 क्लॉज 6 में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और मॉडिफिकेशन करके उसे इस तरह से लाया गया कि 19(1)G का वायलेशन नहीं हो, और इस तरह से इसे जो ये इनऑपरेटिव हुआ था इसे फिर से ऑपरेटिव किया गया। इसके बाद हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 देखते हैं, जो कि बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद अगर बनता है तो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे ही बनाते हैं, किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, किसी भी तरह से उसे हानि पहुंचा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, जब शुरुआत हुई उसकी तभी से वो वॉइड उसे माना जाएगा और उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उस लॉ को या उस सेक्शन को या उस पार्ट ऑफ अ लॉ को। ठीक है, इसमें एक केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल का, जो कि बात करता है कि जो हमारे लॉ हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ आता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, हम सिटीजन हैं इंडिया के, तो वो वायलेशन सिर्फ हमारे लिए है। नॉन सिटीजन्स या कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये वायलेटिव नहीं है, उसके लिए वो लॉ ज्यों का ज्यों ही रहेगा। तो सिर्फ ये सिटीजन पे होता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेट हो रहा है तो हम उस लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, ना कि अगर नॉन सिटीजन हो और या कंपनीज हो तब। नॉन सिटीजन या कंपनीज के लिए वो लॉ ज्यों का ज्यों ही रहेगा। अब इसके बाद हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 देखते हैं, जो कि बात करता है कि लॉ हम किस किस चीज को लॉ मानेंगे। ये कहता है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऑर्डिनेंस आते हैं तो उन्हें हम लॉ कंसिडर करेंगे। ऑर्डर, कोई भी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है किसी भी केस में या किसी भी बड़े पैमाने पे अगर कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को हम लॉ मानेंगे। बाय लॉज, बाय लॉज क्या होते हैं? लोकल लॉज, किसी लोकल प्लेस के लिए या किसी एक मतलब पर्टिकुलर प्लेस के लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उसे बाय लॉ कहा जाता है, तो उसे हम लॉ मानेंगे। रूल रेगुलेशन जो हमारे अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा दी जा रही हैं, उन्हें हम लॉज मानेंगे। उसके बाद कहता है कि नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं या किसी भी ऑफिशियल साइट से या ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन आ रही हैं तो उन्हें हम लॉ मानेंगे। या कोई भी ऐसे कस्टम या यूसेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हैं उन्हें हम लॉ मानेंगे। इसके बाद हम आर्टिकल 13 क्लॉज 4 देखते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के बारे में आप जानते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो था वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आया हमारा ऐड किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसके द्वारा इसे ऐड किया गया 1971 में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो हमारे आर्टिकल 368 के द्वारा किया जा रहा है, 368 में क्या है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। ये बात कहता है आर्टिकल 368। और ये कहता है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कि अगर आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अगर चेंज करती है, अमेंड करती है और वो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट भी कर रहा है तो उस लॉ को हम 13 क्लॉज 1 में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लॉ जो होता है वो हम वहां पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तब भी। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 368 इनके बीच में डिफरेंस को देखने के लिए इसमें बहुत डिस्प्यूट हुआ था कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम है या फिर हमारी जो जुडिशियरी है वो सुप्रीम है।
इसे देखने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे मेरा वीडियो है, आपको यहाँ पे लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ से आप जाके देखिए, उसे और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे कि आर्टिकल 13 और 368 में क्या कॉन्फ्लिक्ट था। और आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में जो भी पढ़ाया है उसका आपको PDF नोट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से और बढ़िया से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।